बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। इमरान खान साहब कल कौमी असम्बली में गरजे बरसे, आज उसका जवाब दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने। बिलावल भुट्टो साहब ने जो बातें की वो आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है, और साथ साथ जो महंगाई के आदाद शुमार आए हैं एक साल के, जिसमें बताया गया कि 11.25% महंगाई की शरह रही है, जो कि गुज़िश्ता 8 साल के बाद पहली मरतबा हुआ है कि डबल डिजिट में गई है। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली मोहतरम जनाब रियाज फतियाना साहब। मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकने कौमी असम्बली मोहतरमा शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर मोहतरम जनाब कमर जमान कायरा साहब। रियाज फतियाना साहब, पहले तो आपका रद्द अमल, आज जो बिलावल भुट्टो साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गवर्नमेंट को फेलियर करार दिया, उनकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया, कोरोना के हवाले से जो पॉलिसीज थी उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया, और साथ साथ कहा कि आसिफ अली जरदारी को पीटीआई की हुकूमत जो है वो कत्ल कराना चाहती है। क्या रद्द अमल है आपका बिलावल भुट्टो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आज? तारिक साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का मैं खुद भी बहुत दिल से एहतराम करता हूं, और वो ये भी हकीकत है बीमार भी हैं, वो मैंने असम्बली में उनको देखा है, और उनके लिए हम दुआगो हैं, अल्लाह उनको जिंदगी और सेहत दे। खुदा न खास्ता क्यों उनको हुकूमत कत्ल करवाएगी, ऐसी बात नहीं है। हुकूमत ने कितने लोगों को कत्ल करवाया है, अभी तक कोई ऐसा वाकया नहीं है। मैं आज तक कभी किसी ने इल्जाम लगाया भी नहीं है, और ना इसमें कोई सच्चाई है और ना कोई इसमें कोई हकीकत है। इसलिए ये बात कि उनको कत्ल करवाना चाहती है तो मैं तो इसकी तरदीद करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम उनका एहतराम करते हैं, उनकी दुआगो है, जिंदगी और सेहत दे अल्लाह ताला उनको। और दूसरा, जो उन्होंने बाकी हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मेरा ख्याल ये रद्दमल होगा, चूंकि 160 वोट पड़े हैं हुकूमत को और 119 वोट पड़े हैं अपोजिशन को बजट के मामले में। क्योंकि एक रोज पहले तक थी हंगामा और शोर शराबा और मफरूजे और कयास आराइयाँ थी, और के शुको शुबात है कि हुकूमत पता नहीं वोट इतने इसके पास पूरे हैं नहीं हैं, बजट पास भी होगा नहीं होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन फिर देखा, वक्त ने साबित किया कि हुकूमत से लोग नाराज नहीं हैं। वो तो सारे आए, जो नहीं थे चंद लोग, वो भी कोरोना वायरस के पॉजिटिव पेशेंट हैं। ठीक। तो तशवीश तो ये है कि होनी चाहिए अपोजिशन को कि उनके लोग क्यों नहीं आए। ठीक। वो इतने बड़ी तादाद में होने के बावजूद सिर्फ, तो इसका मतलब एक लोग हुकूमत से नहीं बल्कि अपोजिशन से नाराज हैं, और इसी नाराजगी की बिना पे वो लोग असम्बली में नहीं आए, इसी का गुस्सा वो निकाल रहे थे। कायरा साहब, रियाज फतियाना साहब कहते हैं कि कोई हुकूमत जो है वो क्यों किसी को कत्ल कराना चाहेगी। आसिफ अली जरदारी साहब बीमार जरूर हैं, लेकिन हुकूमत की क्यों ऐसी इंटेंशन होगी कि वो आसिफ जरदारी साहब को कत्ल कराए, जिसका आज बात बिलावल साहब ने कही है। और दूसरी वो बात कहते हैं कि जी ये रद्द अमल है और फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि आपके अपने मेंबरान कौमी असम्बली में कम थे, हमारे तो लोग जो है वो बड़ी तादाद में आए, 160 लोग पहुंचे हैं असम्बली में। पहली गुजारिश तो ये है जी कि रद्द-ए-अमल मेरा तो नहीं हो सकता। मेरी तो क़यादत ने जो बातें की है मैं उसके साथ हूँ। रद्द-ए-अमल तो फतियाना साहब ये बाकी दोस्त देंगे, या आप अपना तज्जिया दीजिए। जहां तक ताल्लुक जरदारी साहब को कत्ल कराने की बात उन्होंने की, उन्होंने वजाहत की उसकी बड़ी डिटेल के साथ, वो खाली इल्जाम नहीं लगाया उन्होंने कहा कि उनको बीमारी के आलम में पहले भी उनको वो इलाज की सहूलत नहीं दी गई, और अल्टीमेटली हमें उनके इलाज के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, और अदालतों से जाके हमें हेल्थ ग्राउंड पे बेल मिली है। उनकी तबीयत खराब है, एक अदालत ने उनको ये रिलीफ दिया हुआ है कि आपकी सेहत दुरुस्त नहीं है, और कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से आप या तो सोशल मीडिया पे या नेट के ऊपर या इसके ऊपर आपसे सवाल जवाब हम कर लेंगे, या आप इस पे आपको इस्तिस्ना है, आपका वकील हाजिर हो जाए। दूसरी अदालत से ये सूरत हाल नहीं है, और उस अदालत ने उनको असालतन तलब कर लिया है, जबकि उनकी तबीयत दुरुस्त नहीं है। और उसी अदालत से गिलानी साहब पहले बीमार हुए हैं, उसी अदालत से बाकी लोग बीमार हुए हैं। लिहाजा जरदारी साहब को वहां बुला के उनको भी बीमारी के लिए एक्सपोज करना, इसको हम क्या समझे। पीपल्स पार्टी के साथ तो कत्ल की वारदातें पहले हुई है ना जी, को पहली दफा तो हम नहीं कह रहे। सो ये आमदन है या इरादतन नहीं है, लेकिन जो उसका असलन जो उसका नतीजा निकल सकता है वो तो यही है, इसीलिए उन्होंने ये बात की है। दूसरी बात, बजट पास करना गवर्नमेंट का काम होता है, ये अपोजिशन का नहीं होता। ठीक। बजट के अंदर वोट लेके आना अपोजिशन का काम नहीं है, गवर्नमेंट का काम है।
سوال یہ ہے کہ لیجسلیشن، بجٹ میں لیجسلیشن ہوتی ہے، بجٹ کے اندر جو صورتحال ہے ووٹوں کی، اس کی تو بڑی سمپل صورتحال ہے کہ ووٹ تو سمپل لیجسلیشن میں بھلے 50 ووٹ ان کے پاس ہوتے ہیں، 49 اپوزیشن کے پاس ہوتے، بجٹ پاس ہو ٹھیک جاتا. ٹھیک بات. لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سادہ اکثریت 50% ووٹ جو ہوتے ہیں وہ 171 پلس 8 372 کی اسمبلی ہے، 342 کی، 171 پلس 1 یعنی 172 ووٹ ہوں تو آپ کو 50% اکثریت ملتی ہے 51% کی. لہذا یہ گورنمنٹ اس ایوان کے آدھے ووٹ اس بجٹ کے لیے نہیں لے سکی، صحیح. اور یہ بنیادی طور پہ کسی حکومت کی کامیابی اور ناکامی کی دلیل ہو سکتا ہے کہ یہ بجٹ 50% آف دا ووٹ حاصل نہیں کر سکا. صحیح. جہاں تک تعلق اپوزیشن کا ہے، اپوزیشن کی جماعتوں نے بڑا واضح طور پہ اپنا ریزولوشن کیا، اور اس ریزولوشن میں ان جماعتوں نے مسترد کیا بجٹ کو، ساری جماعتوں نے سائن کر کے وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ حوالے کر دیا لیڈر اسمبلی میں، تو انہوں نے اپنا ارادہ دے دیا. سو یہ کہنا کہ جی اپوزیشن اپنے ووٹ تلاش کرے، فلان کرے، اپوزیشن نے پہلی بات تو یہ، اور دوسری آخری گزارش یہ ہے کہ حکومت اس لیے ہوتی ہے کہ حکومت کے پاس اکثریت ووٹ ہوتے ہیں. اپوزیشن اس لیے اپوزیشن ہوتی ہے کہ اس کے پاس ہاؤس کی میجورٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ٹھیک. سو ہم تو یہ کہہ نہیں رہے کہ ہمارے پاس میجورٹی ہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے اتحادی اور حکومت کے اپنے ساتھی بنیادی طور پہ جو عوامی دباؤ ہے، حکومت کی نالائکی اور ناکامی ہے، اس سے نالاں ہیں اور اس سے پہلو تہی کر رہے ہیں، اس لیے وہ ووٹ ڈالنے نہیں آئیں گے. اور جس طرح ووٹ ڈلوائے گئے ہیں، جتنا ان کو پریشرائز کیا گیا ہے، دباؤ ڈالے گئے ہیں، یا وزیر اعظم صاحب نے بھی ان کو میٹنگیں کی ہیں، کھانے کھلائے ہیں، اس سے پہلے تو یہ صورتحال نہیں تھی. ٹھیک. لیکن ہیونگ سیڈ دس، میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ جو ہے یہ بنیادی طور پہ 50% پاکستان کے نمائندوں کا ووٹ نہیں لے سکا. سو اصولی طور پہ، اور یہ بجٹ کو جو ہوتا ہے یہ وزیر اعظم کی کامیابی یا ناکامی حکومت کی ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، وزیر اعظم کو تو 172 ووٹ چاہیے، بجٹ میں وہ نمبر نہیں چاہیے آپ کو، آپ اکثریت سے بجٹ پاس کر سکتے ہیں. لیکن پچھلے بجٹ میں آپ کو اس سے 20-25 ووٹ زیادہ پڑے تھے، اس دفعہ آپ کو ووٹ کم پڑے، تو دیکھنا تو گورنمنٹ نے ہے کہ ان کو کیا ہوا. ٹھیک ہے. شائستہ پرویز ملک صاحب، یہ جس طرح کی بات بلاول صاحب نے کہی ہے کہ ان کی لیڈرشپ کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے، یہی سٹانس پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو یا جو ان کی لیڈرشپ ہے مسلم لیگ نون کی، ان کو حکومت جو ہے وہ نقصان پہنچانا چاہتی ہے. تو جو آج بلاول صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے اس کی آپ انڈورسمنٹ کرتے ہیں، اور جو قاہرہ صاحب نے فرمایا کہ یہ 160 ووٹ جو ہے یہ مورل ڈیفیٹ ہے گورنمنٹ کی بجٹ کے معاملے کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو طارق صاحب. دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو آج بلاول صاحب نے بات کی ہے وہ ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں، اور جو انہوں نے میاں نواز شریف کے ساتھ کیا ان کو جس حال میں پہنچایا، جو یہ جھوٹ بولتے رہے، جو یہ کہتے رہے کہ باہر تمام سہولیات موجود ہیں، تمام ڈاکٹرز کا بندوبست ہے جیل کے باہر، وہ سب آپ نے دیکھا کہ وہ کیا ہوا، وہ کس حالت میں ہاسپٹل پہنچے، اور پھر ان کے ساتھ کیا جب پتہ لگا کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے. تو دیکھیں، جو فیملی ہے اس کو تو ڈائریکٹلی پتا، اگر آپ ایکسیس ہی نہیں دیں گے فیملی کو یا اس فیملی ڈاکٹر کو جو علاج کرتا ہے، جس کو پتا ہے کہ کس طرح فلکچویٹ کرتی ہیں ان کی اس عمر میں بھی، اور ملٹیپل جب بیماریاں ہوتی ہیں تو اگر آپ ایک چیز کو ہینڈل کریں تو دوسری خراب ہونے لگتی ہے، آپ اس کو دیکھیں تو اس سے کوئی اور کمپلیکیشن بن جاتی ہے. تو ہم تو یہ بات بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں. دیکھیں ان کی جو، اور آپ کو پھر یاد ہوگا کہ جب کلثوم نواز کی بیماری میں بھی انہوں نے کتنی سیاست اور کس حد تک یہ گر گئے تھے کہ یہ ہاسپٹل میں گھسنے کی کوشش کی تھی، ان کی ویڈیو بنانے کی کوشش کی تھی، اور اس اللہ ان کو جنت نصیب کرے اس خاتون کو مرنا پڑا ان کو یقین دلانے کے لیے کہ بھائی میں سیریس ہوں اور میں حقیقتاً بیمار ہوں. تو جو بلاول صاحب نے اندیشہ ظاہر کیا وہ ٹھیک ہے. دیکھیں شہباز شریف چیختے رہے کہ میں کینسر سروائیور ہوں اور مجھے ڈاکٹرز نے منع کیا ہوا ہے، لیکن ان کو بلایا، زبردستی بلایا گیا، ان کو نہیں وہ سہولت دی گئی. تو آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی کرونا کے پیشنٹ بن گئے. اللہ تعالیٰ ان کا بھی اب 2-3 تاریخ کو ٹیسٹ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. تو یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ کچھ عجیب کہتے ہیں ذہنیت کے مالک ہیں.
ان کے اندر انسانیت نام کی چیز ہے ہی نہیں. یہ ہر چیز پہ سیاست کرتے ہیں, اور جو سیاست کرنے کی صحیح جگہ ہے کہ میدان میں آئیں, ہمارا بھی مقابلہ کریں اور پیپلز پارٹی کا بھی کریں, وہاں یہ سیاست نہیں کرتے, لیکن ہر اور جگہ یہ سیاست کرتے ہیں. دوسری بات جو تھی شائستہ صاحبہ, جو مورل ڈیفیٹ ہے آپ سمجھتی ہیں جو بجٹ کے معاملے پہ جو قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں؟ ایکسکیوز می جی, مجھے پتا ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نام نہیں لوں گی, لیکن انہوں نے باوجود کھانے کھلانے کے باوجود, ہمارے اسپیکر صاحب کے ساتھ بھی آپ نے اخباروں میں بھی پڑھا کہ کافی لان تان ہوئی کہ آپ وہ فلانے کو نہیں لا سکے, فلانے کو نہیں لا سکے. آپ کو بھی پتا ہے اتحادی بیٹھے ہیں, پتہ نہیں کس مجبوری اور کس کے کہنے سے بیٹھے ہیں, لیکن وہ کتنے ناراض ہیں. اور جو بات قاہرہ صاحب نے کی 100% صحیح ہے. آپ کو میں بتاؤں, یہ کرونا پازیٹیو لوگوں کو زبردستی اٹھا کے اپنے لوگوں کو لائے ہیں, انہوں نے پورے ہاؤس کو ایکسپوز کیا ہے, لیکن پھر بھی یہ جو 50% کا مورل ایک ہوتا ہے نا اسٹرینتھ, وہ نہیں شو کر سکے. تو یہ تو بات بالکل صحیح ہے کہ دیکھیں ایک نمبر سے بھی بجٹ تو پاس ہو جاتا ہے, بجٹ کے پاس ہونے میں یا نہ اس اتنی بڑی بات نہیں ہے. پوائنٹ از کہ دے نیڈ ٹو لک ود ان دیم سیلوز اینڈ ٹو سی کہ کیا چیز ہے. کوئی تو چیز ہے نا جو لوگ عوام کا اعتماد یہ کھو چکے ہیں, اپنے اتحادیوں کا اعتماد یہ کھو چکے ہیں, اپنے ممبرز کا اعتماد یہ کھو چکے ہیں, ان کے ممبرز آپس میں لڑ رہے ہیں. آپ کہیں گے کہ جی ہمارے بھی لڑتے تھے, لیکن اس طرح پبلک ٹیلی ویژنز پر بیٹھ کر اس طرح کی باتیں نہیں کرتے تھے. یہ دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں, یہ گروپ بازی ہیں, یہ ٹوٹلی اعتماد کھو چکے ہیں. اور اب جو ایک شور ہے نا -1, وہ تو کسی نے بات ہی نہیں کی. -1 کس چیز کا خوف ہے, کیا ان کو پرابلم ہے, تو دے مسٹ نو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ان کو پتا ہے کیونکہ یہ اب اپنے بوجھ تلے خود گریں گے کیونکہ ڈیلیور نہیں کر سکے. ٹھیک شائستہ صاحب, میں ریاض فتیانہ صاحب کا رد عمل لے لوں. ریاض فتیانہ صاحب, کھانے آپ نے کھلائے, اتحادیوں کو مناتے رہے, اپنے اراکین اسمبلی کو مناتے رہے, کورونا پازیٹیو پیشنٹ کو لے کے آ گئے اسمبلی کے اندر, اور اس کے باوجود سادہ اکثریت والے جو نمبرز تھے وہ پورے نہیں کر سکے. مورل ڈیفیٹ ہوئی ہے. دیکھیں, یہ تو میرا خیال ہے کہ شائستہ پرویز ملک صاحبہ بھی پچھلے 5 سال بھی ایم این اے تھی, قمرالزمان قاہرہ صاحب بھی بہت سینئر سیاستدان ہیں, کئی اسمبلیوں میں رہے. یہ تو پارلیمانی پریکٹس اور روایت ہے کہ جب بھی بجٹ سیشن ہوتا ہے اس سے پہلے پرائم منسٹر ایک کھانا کرتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں. میں خود جاتا رہا ہوں ماضی میں. اور دوسرا, جہاں تک اتحادیوں کو منانے کی بات ہے, تو اتحادی تو سارے مانے ہوئے ہیں, کب ناراض تھے, سب نے ووٹ ڈالا ہے سوائے بی این پی کے 4 ووٹس کے, جو اگر حکومت کے حق میں ووٹ نہیں آئے تو اپوزیشن کے حق میں بھی نہیں آئے. وہ تو انہوں نے ابسٹین کیا, آئے نہیں, ہاؤس میں نہیں آئے, انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا کسی ایک کو بھی, ان کو تو ون نہیں کیا اپوزیشن نے. اور باقی جتنی ہیں ایم کیو ایم, اپنا یہ بلوچستان عوامی پارٹی, پی ایم ایل کیو, سبھی نے ووٹ دیا ہے. کون انڈیپینڈنٹ نے بھی ووٹ ہمیں کاسٹ کیا ہے. اس لیے تو ہمارا تو ایک ووٹ بھی کام نہیں ہوا. جہاں تک کرونا وائرس کے مریضوں کا تعلق ہے, اگر ان کو ہم لے آتے اپوزیشن کی خواہش پہ, تو پھر ہماری تعداد یقیناً پورے 180 ووٹ شو کر دیتے. ہم نے تو اسمبلی کو ان سے اور ان کو اسمبلی سے بچانے کے لیے جو ان کو میسج بھیجا, کوئی بھی نہیں آیا. ہمارے تو جتنے مریض ہیں 10 مریض ہیں اور کچھ سسپیکٹ ہیں, سارے اپنے گھروں پہ تھے. جو ٹھیک ہو گئے ہیں وہ ضرور آئے ہیں. احسن اقبال صاحب بھی بیمار تھے, وہ تشریف لائے ہیں. اس طرح ہمارے جو بیمار تھے وہ بھی جو ٹھیک ہو گئے, جن کی رپورٹس نیگیٹو آئی ہیں, باقاعدہ رپورٹس چیک کرنے کے بعد ان کو الاؤ کیا گیا کہ آپ تشریف لائیں, ورنہ تو کوئی بھی نہیں آئے. اور 41 ووٹوں کا فرق تھوڑا فرق نہیں ہے. وہ تو قاہرہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ تو آپ حکومت میں ہیں ہی اسی وجہ سے کہ آپ کے نمبر زیادہ ہیں, اور وہ اپوزیشن میں ہیں اسی وجہ سے کہ ان کے نمبر کم ہیں. اس میں تو کوئی دو باتیں نہیں ہیں. لیکن آپ کے نمبر, لیکن ان کے نمبر, آپ کے ووٹ بہت کم ہوئے نا, تھوڑا بہت فرق ہوتا تو پھر بھی 20 ووٹوں کا فرق ہوتا, سمجھ لگتی ہے. 41 ووٹوں کا فرق پڑ گیا. میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں, آپ غلط فہمی میں نہ رہیں. آپ کے لوگ آپ سے ٹوٹ رہے ہیں, آپ سے ناراض بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو منانے کی کوشش کریں. آپ ہمارے اتحادیوں کی فکر نہ کریں, اپنے رینکس کا خیال کریں. جو لوگ آپ سے روٹ کر ووٹ ڈالنے بھی نہیں آ رہے, ایسا نہ ہو کہ اپوزیشن کے لیڈر فرنٹ 3 رو میں بیٹھے ہوں, پیچھے مڑ کر دیکھیں تو سارے آپ کے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوں, روٹ کر
یا ہماری طرف آ رہے ہوں تو اپنے لوگوں کو منانے کی کوشش کریں جو روٹے ہوئے ہیں اپوزیشن سے. قاہرہ صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ آپ اپنی فکر کریں، اپنی صفوں میں کہیں پیچھے آپ خالی نہ ہو جائیں. فتیانہ صاحب بھائی ہیں، بڑے نہیں، تجربہ بادشاہ کار آدمی ہیں. بندے ہیں، یہ جانتے ہیں پیٹریاٹ کون بناتا ہے. ہمیں بھی پتا ہے، ان کو بھی پتا ہے. تو شاید وہ بہتر سمجھتے ہیں، انہیں پتا ہے پیٹریاٹ کیسے بنے تھے، انہیں پتا ہے جماعتوں کو توڑا کیسے جاتا ہے، کون ہے جو توڑ کے جماعتوں کو ادھر سے ادھر کھانک کے لے جاتا ہے. لہٰذا وہ شاید اس تجربے کا ذکر کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ تجربہ ماضی میں بہت ہوا، اب بند ہو جانا چاہیے، اور سلیکٹرز کو بھی اب الیکشن کی طرف جانا چاہیے، عوام کے اجتماعی شعور پہ یقین رکھنا چاہیے، شاید وہ بہتری کا سامان پیدا کر دے. اور دوسری گزارش یہ ہے، میں نے پھر عرض کروں گا کہ بجٹ اپوزیشن میں پاس نہیں کرانا ہوتا. ٹھیک. مینگل صاحب نے جو اپوزیشن کا جوائنٹ ریزولوشن ہے وہ سائن کیا جس میں بجٹ مسترد کیا گیا ہے. اسی طرح باقی ساری جماعتوں نے اس کو مسترد کیا ہے. ہمارا کام تو بنیادی طور پہ یہ تھا کہ ہم اس بجٹ کی صورتحال عوام کے سامنے لے آتے، وہ رکھی. حکومت اپنا نمبر پورا نہیں کر پائی. میں نے کہا بجٹ تو 50 ووٹوں سے پاس ہوتا، 30 ووٹ ان کے ہوتے، ہمارے 29 ہوتے، ٹھیک. تو بھی پاس ہو جاتا. قاہرہ صاحب یہ -1 اس کی کے جو لیجسلیشن کا ایشو نہیں ہے. یہ -1 کی جو بازگشت ہے وہ کیوں ہے، اور کیا یہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت یا یہ جو ان کی اتحادیوں کی حکومت ہے یہ 5 سال پوری کرے مگر وزیر اعظم عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی اور شخصیت ہو؟ میں نے گزارش کی جی کہ یہ تو بات خان صاحب کو ہی پتہ نہیں کہیں سے سوجی ہے. ہم نے تو -1 کی بات کی نہیں. پیپلز پارٹی تو -1 کے فلسفے کے خلاف ہے. ہمارے خلاف تو بی بی شہید سے لے کے -1 کی باتیں کی جاتی رہی. پہلے بی بی شہید کو مائنس کرو، پھر زرداری صاحب کو مائنس کرو، پھر بلاول صاحب کو مائنس کرو. یہ مائنس فارمولے بہت کھیلے گئے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ عوام فیصلہ کرتے ہیں، لیکن یہ وزیر اعظم نے خود بات چھیڑی ہے، ان کی جماعت کی طرف سے یہ بات چھڑی. فواد چودھری نے تھوڑی سی اشارتاً بات کی تھی. وہ ایک شعر ہے نا کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. ہمارے تو فسانے میں یہ ذکر نہیں ہے، لیکن یہ بات کیوں ان کو ناگوار گزری ہے؟ آخر وہ وزیر اعظم ہیں، آخر وہ اپنی جماعت کو لے کے چل رہے ہیں، انہیں پتا ہوگا، ان کو شو کہیں سے پنچ کیا ہوگا، ان کو تکلیف کا پتا ہوگا، اس لیے انہوں نے بات کی ہے. ہم نے یا نہ یہ بات کی ہے، نہ ہم -1 پہ بات یقین رکھتے ہیں. عوام کے فیصلے پہ یقین رکھتے ہیں، اور عوام کی رائے کو ہم سلیکٹرز کو بھی کہتے ہیں کہ بہت ہو گئے تجربے، اب مہربانی کریں اور اس ملک کے عوام کو دنیا کے تجربے کے مطابق اجتماعی شعور، بڑے بڑے فلسفیوں کے شعور سے بڑا شعور ہوتا ہے. آپ پاکستان کے عوام پہ یقین کریں، ان کو فیصلے کرنے دیں، شاید پاکستان اس مشکل وقت سے نکل سکے. لہذا اس گورنمنٹ کو میں نے کیا کہنا ہے، وہ میری بات چھوڑیے، آپ اپنا رپورٹر بھیجیے اور انہیں کہیے کہ جا کے بازار سے رینڈم کو 10-15 لوگوں سے یہ پوچھ آئیں کہ وہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے ان کی زندگی میں آسانیاں ہو گئی ہیں. تو آپ کو وہ شعر ہے نا کہ سنو تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا. اور آخری گزارش یہ ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب کا اعتماد ہے یا ان کے اوپر لوگوں کا یقین ہے، وہ تو پاکستان کے عوام کو کرنا چاہیے. فتیانہ صاحب، یہ جماعتوں کو توڑنے کا عمل، لوگوں کی خریداری اور ہانک کے لے جانے کا عمل، لوگوں کو ڈرا دھمکا کے، میری جماعت سب سے زیادہ اس کا شکار رہی ہے. یہ بات آپ کا ماضی کا تجربہ درست بتاتا ہے. اور وزیر اعظم نے کھانا اس دفعہ کھلایا، آپ کو یاد ہوگا شاید پچھلے بجٹ میں وزیر اعظم صاحب نے یہ زحمت نہیں کی کیونکہ ان کو پچھلے دفعہ ضرورت نہیں تھی. اور اس دفعہ بھی آپ کے اتحادی جو تھے کاف لیگ والے، وہ کھانے میں تو نہیں آئے کیونکہ کھانا وزیر اعظم کا تھا، بجٹ میں ووٹ دینے آئے کیونکہ بہرحال وہ انہیں کہا گیا کہ آپ ووٹ دیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم حکومت میں بیٹھے ہیں، وزیر اعظم کے ساتھ نہیں ہیں، حکومت میں بیٹھے ہیں، ووٹ دیں گے. اب اگلے مہینے آپ خود سمجھتے ہیں کہ بالکل ٹھیک بات ہے. میں شائستہ صاحب ایک بریک لے لوں، بریک لینے کے بعد آتے ہیں تو یہیں سے بات جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شائستہ صاحبہ، یہ جو -1 کی بات قاہرہ صاحب کر رہے تھے بریک پہ جانے سے قبل، اس کے اوپر آپ الیبریٹ کریں گے کہ آپ یہ جو بازگشت ہے اس کی وجہ خود پی ٹی آئی کی صفوں کے اندر جو کہانی آئی کہ جی کوئی اور بھی وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں تو یہ خیال گزرا ہے، یا اپوزیشن کی جو سرگرمیاں ہیں اس کی وجہ سے عمران خان کو یہ خیال گزرا ہے کہ بس یہ مجھے ہٹانا چاہتے ہیں کیونکہ میں جو ہے وہ ان کو تنگ کر رہا ہوں اور میں جو ہے وہ کرپشن کے خلاف ہوں، کوئی اور شخصیت آ جائے گی تو شاید وہ کمپرومائز کرے؟
तारिक साहब, मैं आपको बताऊं, ये इमरान खान साहब को खुद भी पता है कि उनकी सफों में कौन, कितने एस्पायरिंग प्राइम मिनिस्टर्स बैठे हैं और कितने लोग हैं जो उनकी जगह लेना चाहते हैं। ये उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है। और ये जो आपस में अब उनकी चहमगोइयां, एक दूसरे की जो टांग खींच रहे हैं, जो ग्रुप बाजियां हैं, उससे उनको खुद अंदाजा हो रहा है। वो और उनकी सदा से आदत है, वो कभी किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेते ही नहीं है, वो हमेशा मलबा दूसरों पर गिराते हैं, ये उनकी आदत है। तो लेकिन ये जो हमें -1 या -2 से, हम तो कहते हैं मैदान में आए, सियासी मैदान में, और फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होने दें और फिर देखें कि कौन कितने पानी में है। अब देखें, कायरा साहब ने कहा कि वो विक्टिमाइज्ड हैं कि उनकी पार्टी को किस तरह तोड़ा गया, तो उसकी आप सबूत देख लें कि काफ लीग कौन लोग हैं, ये कौन लोग थे, किस पार्टी में थे, फिर किधर किसके कहने से चले गए, क्या हुआ। और अभी 2018 की इलेक्शन में तारिक साहब, पंजाब का जीता हुआ इलेक्शन PMLN से किस तरह खींचा गया है, किस तरह छीना गया है, किस तरह ये वो बेचारे जो जिनको बड़े बाइज्जत तरीके से रातों रात भगाया गया, वो किस तरह अपने जहाज में लोगों को भर भर के इधर लाते रहे, किस तरह जनूबी पंजाब का ख्वाब दिखाया, और आज 2 साल हो गए, वो सब लोग कहाँ हैं। उनको, उन लोगों को चोरियों की भी खुली इजाजत मिली हुई है कि चोरियां करो लेकिन तुम पर कोई इल्जाम नहीं आएगा। तो आप, ये जो हुकूमत है, ये तो किसी पांव पे खड़ी ही नहीं है, इसके तो पांव ही नहीं है। ये तो पता नहीं, वही वाली बात है कि कब तक लाने वाले भी कब तक पाकिस्तान का तमाशा बनते देखेंगे, कब तक देखेंगे कि कितना नुकसान हो जाए, इतना ज्यादा कि कोई भी ना संभाल सके। क्या उस वक्त का इंतजार है? क्योंकि इस वक्त ये जिस तरह जो कुछ कर रहे हैं, क्राइसिस पे क्राइसिस, क्राइसिस पे क्राइसिस, और एक तरफ से ध्यान हटाने के लिए आप देखें, आप लोग भी अभी चीनी का डिस्कस कर रहे होते हैं तो आटे का आ जाता है, आटे का डिस्कस कर रहे होते हैं तो पेट्रोल का आ जाता है, पेट्रोल का अभी हो रहा होता है तो आप देख लें कि ये -2 का हो गया। उसके बाद जो बजट का सेशन है, जो हुकूमत का काम है कि तमाम सबको साथ लेके बजट पास हुआ ना, कर लिया था ना, खुश इतने हुए कि फिर गाली गलौज पे उठाए और वहां पे असेंबली में खड़ा करके, और लोगों की जो इनकी आदत है, फितरत है लोगों की पगड़ियां उछालने की, ना ये रिस्पेक्ट किसी की करते हैं, और जिस तरह की जबान कल इस्तेमाल की गई है वो बाइस से शर्म है। इन लोगों को अभी तक ये कंटेनर से ही नहीं उतरे तारिक साहब, ये लगता है कि ये हुकूमत में नहीं है, अभी तक ये कंटेनर पे खड़े हैं, और वही जबान, वही बदजुबानियां, वही बदतमीजियां जारी हैं। अल्लाह जाने कि मतलब किस, अब तो मैं यही कहती हूँ कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हमें किस चीज का इंतजार है, वो समझ में नहीं आ रही, बात ही नहीं समझ में आ रही। फतियाना साहब, ये जो कल जबान इमरान खान साहब ने इस्तेमाल की, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, उनसे पहले तारिक साहब असेंबली में जिस तरह पीपल्स पार्टी की क़यादत को और जिस तरह पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ बदतमीजी हुई है, वो भी देखने वाली थी। हमारे कराची के मेंबर ने जिस तरह खड़े होकर बातें की, वो बाइस शर्म है, बाइस शर्म है। फतियाना साहब, एक तो ये कि जो प्राइम मिनिस्टर को ये जेब देता है कि वो असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके किसी लीडर की नकलें उतारे, वो बिलावल भुट्टो साहब की जो है वो नकल उतार रहे थे वहां पे, ये उनका कैलिबर है, ये उनकी पोजीशन है कि वो ये काम करे? यही कैलिबर है। देखें, पहली बात गुजारिश ये है कि मैं एक तो वजाहत करना चाहूंगा, ये बार बार लफ्ज यूज हो रहा है सिलेक्टर्स का, तो हमारे सिलेक्टर्स जो है ना, एक अल्लाह ताला हैं और एक अवाम है। अब अल्लाह ताला और अवाम अगर हमें सिलेक्ट करती है तो इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है। दूसरी गुजारिश है, बजट में अपोजिशन ने वोट नहीं दिया, मैं सवाल करता हूँ। कायरा साहब कहते हैं वो इलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट नहीं करते। नहीं, अल्लाह ताला तो सिलेक्ट ही करते हैं, इलेक्ट तो अवाम करते हैं। गुजारिश ये है वो कायरा साहब वो कहते हैं अल्लाह ताला ने सिलेक्ट किया और अवाम ने इलेक्ट किया, दोनों बातें फतियाना साहब। और अल्लाह ताला सिर्फ पीटीआई के साथ, सबके साथ अवाम इलेक्ट करते हैं। फतियाना साहब को बड़ा अच्छी तरह पता है सिलेक्ट कौन करता है।
हाँ, बिल्कुल पता है, बहुत अच्छी तरह। अच्छा कमर उस्मान कैरा साहब माशाल्लाह हमारे दोस्त हैं, बड़े प्यारे हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं पसंद करता हूँ। और शाइस्ता परेज मलक साहबा हमारी बहन है, बहुत अच्छी माशाल्लाह, के खामद भी मेरे सब दोस्त हैं, बड़ी अच्छे, पैनल हमेशा बड़ा अच्छा सेलेक्ट करते हैं तारक साहब। गुजारिश ये है कि बजट में इन्होंने फरमाया कि अपोजिशन ने ये बजट मुस्तरद कर दिया है। मेरा ये सवाल है कि किस दौर में कौन सी असेंबली ने अपोजिशन ने बजट को मंजूरी हासिल दी है? कभी भी नहीं। हमेशा पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में हुकूमत बजट पास करती है और अपोजिशन उसका बजट मुस्तरद करती है। इसमें अनोखी बात कौन सी हो गई है? तीसरी, उन्होंने कहा जी पब्लिक में क्या कहती है, खलके खुदा गैबाना क्या, गैलप सर्वे में तो वाज़े मेजॉरिटी, इलेक्शन से भी ज्यादा मेजॉरिटी अवाम की मौजूदा हुकूमत को मिल रही है। इसकी तायद में तो इजाफा हुआ है। चौथा, इनका -1, तो -1 वो तो प्राइम मिनिस्टर ने जब बात की तो ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि भाई अगर ये मेरा इनको चेहरा कोई अपोजिशन वालों को पसंद नहीं है तो मेरी पार्टी का हर शख्स इमरान खान है, जो भी मेरी जगह खड़ा होगा वो इसी तरह एहतसाब करेगा। तो उनका एक कहने का उन्होंने एक बात की, एक बात से बात निकली। और दूसरा जो उन्होंने कहा कि अपना ये साउथ पंजाब की भी बात कर रही थी, तो बिल्कुल साउथ पंजाब में बेइंतहा हमने फंडिंग, इतनी फंडिंग इस दफा बजट में साउथ पंजाब को ही है, कभी नहीं, पिछले साल भी ऐसा ही था। वज़ीर आला हमने साउथ पंजाब से लगाए हुए हैं। उसके बाद वहां पे हमने सेक्रेटरीट के दफातर भी कायम कर दिए हैं और हम पीछे नहीं हटे अपने वादे से। लेकिन वो वादा जो है हम इलेक्शन के करीब जाकर पूरा करेंगे, यानी कि 2023 में इलेक्शन है। तो आपने तो कहा था हम 100 दिन के अंदर कर देंगे, पहले 100 दिन में जनूबी पंजाब सूबा बना 100 दिन का हमने कभी भी वादा, अब आप कहते हैं इलेक्शन में ज्यादा करेंगे, सूबा बनाने का हमने कभी भी वादा नहीं किया। लेकिन हमने कभी भी नहीं कहा कि साउथ पंजाब का सूबा 100 दिन में बनाएंगे। वो उसको उनकी बजट सहूलतें हमने दे दी हैं। इस वक्त ओवरऑल अगर कोरोना वायरस ना आता, आज हुकूमत के इकदामात की बिना पे इकॉनमी बहुत मजबूत हो चुकी होती। आप देखें, अब ये साउथ पंजाब सूबा जो है फतियाना साहब 2023 में बनेगा, आप ये कह रहे हैं? जी 2023 में बनाएंगे, क्योंकि अवाम भी वहां की चाहती है कि हम पूरे लेकिन अभी उनके पास, साउथ पंजाब के पास पूरे पंजाब की हुक्मरानी है। वो भी चाहते हैं जिस तरह तख्ते लाहौर ने उन पर हुकूमत की है साल तक, अब साउथ पंजाब भी पूरे लाहौर पे और सारे पंजाब पे हुकूमत कर ले। इसलिए वो चाहते हैं कभी हमें ना अलग सूबा बना कर दें, क्योंकि बुजदार साहब का तल्लुक साउथ पंजाब से है। उनकी अपनी ख्वाहिश है कि हमारा सूबा बनाएं, आप 2023 में जाकर बनाएं। ये तो आपने हुकूमत ने उनकी ख्वाहिश नई बात एक कर दी है। कैरा साहब वो कहते हैं कि साउथ पंजाब के लोग चाहते हैं कि अभी वो पूरे पंजाब पे हुक्मरानी करें और 2023 में नया सूबा बने। ये लॉजिक है फतियाना साहब? फतियाना साहब वो ट्रक दी बत्ती मगर ना लाओ उन्होंने, उन बेचारों के साथ ये ना करें। 2023 तक तो पता नहीं हालात क्या से क्या हो जाएंगे। वादे यही थे कि हुकूमत में आएंगे। और आपको पता है, फतियाना साहब मुझसे सीनियर है इस मामले में, जानते हैं कि जब गवर्नमेंट आती है तो ये मुश्किल फैसला है, ये आसान फैसला नहीं है। इस मुश्किल फैसले करने का वक्त पहले 2 साल होता है, फिर आप उसको स्टेबलाइज करते हैं और आखिरी साल में आप रिलीफ की तरफ जाते हैं। ये पुराना पैटर्न है, लेकिन ये पिट गया है। और लेकिन आप इसके बावजूद लोगों के साथ ये अगर कह रहे हैं तो फिर आपके इरादे भांपने के बाद असी फिर तो ना ही समझिए ना, तो फिर साउथ वाले ना ही समझो। और जो गलत सर्वे आपने देखा ना फतियाना साहब, सर्वे का फरमाया है, मुझे ये बताइए ईमान से अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि पीटीआई इलेक्शन वाले दिन ज्यादा मजबूत थी या आज गलत सर्वे के मुताबिक ज्यादा? वो कहते हैं उस वक्त 67% थी, आज 84% है। अगर ये सर्वे दुरुस्त है तो आप मतलब है आप हलफन इसको दुरुस्त मानते हैं, आपका तजर्बा भी यही है, तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह का मसला ही कोई नहीं। फिर वजीर आज़म क्यों परेशान? आज इलेक्शन हो जी फतियाना साहब। कमर भाई, अगर आज इलेक्शन हो, यकीनन गैलप सर्वे के मुताबिक हम ज्यादा नशिस्तें हासिल कर पाएंगे अगर आज इलेक्शन होते हैं। तो कहते जी फिर आ जाए ना इलेक्शन मैदान में, आ जाए इलेक्शन से फिर भाग क्यों नहीं? और दूसरा तारक भाई, हम बिल्कुल अपोजिशन की भी जरूरत नहीं रहेगी, कैरा साहब की जरूरत भी नहीं रहेगी, उससे भी आजाद हो जाएंगे। आइए
असल में कमरुज़्ज़मान कहरा साहब बहुत माशाल्लाह जीरक सियासतदान हैं, यानी कि इनके ट्रैप में नहीं आएंगे। ये चाहते हैं क्योंकि ये हुकूमत देखे ना, हम साउथ पंजाब में हुकूमत अलग सूबा बना दें और सेंट्रल पंजाब इनके हवाले कर दें, ये नहीं हो सकता। हम सारे पंजाब पे हुकूमत करेंगे 2023 तक, हमें क्या जरूरत है। तो मामल दरामद अपनी गवर्नमेंट के बाद कर लेंगे। तारिक साहब, जी शाइस्ता साहब, टेक्निकल फैसला कर दें, जो डिवीजन होनी है वो बाद में कर देंगे। ठीक, शाइस्ता साहब एक ब्रेक ले ले, ब्रेक के बाद आता है जो महंगाई वाला एक इशू है, और एक बिलावल साहब ने बात की थी कि ये माफियाज के फ्रंट मैन है, इस पे गुफ्तगू करके प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। एक वक्फा मुख्तसर सा। वेलकम बैक नाज़रीन। शाइस्ता साहब, ये एक जो महंगाई के अब आदाद शुमार जारी हुए हैं 8 साल के बाद डबल डिजिट में हुआ है, लगभग 11.25% महंगाई की शरह रही है। और दूसरी, बिलावल साहब ने आज ये कहा है कि ये माफियाज के फ्रंट मैन हैं, ये जो हुकूमत है। दोनों पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू। तारिक साहब, सबसे पहले तो ना मैंने आपका शुक्रिया कहना है, इतना डिप्रेसिव बजट देख के और सारे जो मुल्क के कोरोना का जो हमने हाल किया है वो देख के आपने इतना अच्छा किया है कि फतियाना साहब को लाए। माशाल्लाह, इतने बादशाह आदमी है कि बकौल इनके बाहर में निकलूं ना तो दूध शहद की नहरें बह रही हैं। और ऑल इज वेल, ये वो जो है ना टाइटैनिक के वो जो ओनर था, वो एक चेयर पे बैठ के और अपने इर्द गिर्द बांसुरी बजवाता है, ये उनमें से है। तो आपका पहले तो शुक्रिया कि आप फतियाना साहब को लाए, दिल खुश हो जाता है इनके साथ बैठ के। तो अब नाउ कमिंग बैक, जो आपने की, देखिए ये भी नहीं मानेंगे कि जो महंगाई है वो डबल डिजिट्स में चलेगी। पूछे फतियाना साहब से, बिल्कुल नहीं, सब बहुत अच्छा है, बहुत सस्ता है। खुर्दोनोश तो पहले कभी इतनी सस्ती थी ही नहीं जितनी अब है। तो आप अभी पूछ लीजिएगा मेरे बाद, ये आपको बताएंगे कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, बहुत अच्छा है। ना कोई लोग ऐसे ही बेरोजगारी का शोर मचा रहे हैं, लोग ऐसे ही शोर मचा रहे हैं कि इमरान नियाजी साहब ने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, वो तो कब की सबको मिल चुकी हैं। बल्कि बाहर से लोग आ रहे हैं नौकरियां लेने, पाकिस्तान में इतनी नौकरियां हैं। तो देखें, ये इन्होंने आंखें मीच ली हैं, ये उनमें से ये आंख बंद कर चुके हैं। इन्होंने ये फैसला कर लिया है, इन्होंने अपनी आंखों पे वो पट्टी बांध ली है कि हमने बस नियाजी साहब की खुशामद करनी है, क्योंकि शायद सेलेक्टर्स जो उनको लाए हैं उनके सामने कोई हमारा भी फ्यूचर अच्छा रहे। लेकिन जो इस मुल्क की तबाही मची है तारिक साहब, और जिस तरह डबल डिजिट्स में इन्फ्लेशन गई है, मैं कहती हूँ पिछले, मेरा ख्याल जब से पाकिस्तान बना है 70 सालों की महंगाई अरूज पर है, ऐसा कभी नहीं हुआ। और ट्रक की बत्ती के पीछे तो इन्होंने इलेक्शन ही उसी तरह जीता है। तो आगे अभी आपको इन्होंने मिसाल दे दी है कि ट्रक की बत्तियां तो ऑन है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आज के दिन आए, इनको चैलेंज करते हैं, आए आज ही अनाउंस करें इलेक्शंस और इलेक्शन करवाएं, इनको आटे तेल का भाव मालूम हो जाएगा, ये कितने पानी में है ये भी इनको एहसास हो जाएगा। इनको आइडिया नहीं है कि सड़कों पे लोग क्या बातें कर रहे हैं, किस तरह झोलियां उठा उठा के गालियां दे रहे हैं और बददुआएं दे रहे हैं। वो तो गैलिप सर्वे को देख रहे हैं ना, वो पब्लिक, वो कहते हैं कि गैलिप सर्वे देख लें। एक गुजारिश है, फतियाना साहब अपने हल्के के एक पॉपुलर आदमी है, ये जमातों से हट के भी अपना इलेक्शन निकाल लेते हैं। ये इलेक्शन में जगादरी भी है, इनको जगाड़ भी आते हैं, और पॉपुलर आदमी, मेहनत करने वाला खानदान है। ये अपने हल्के की बात शायद इसी तरह कर रहे हो। लेकिन ये पार्टी इनको ले बैठेगी, ये पार्टी इनको ले बैठेगी जब ये डिलीवर नहीं कर सकेंगे। ये आपकी वाइफ ये पार्टी इनकी जड़ों में बैठ जाएगी। चले, ये तौबा कर लेंगे इलेक्शन। फतियाना साहब, ये पार्टी आपको ले बैठेगी, आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, अपने बल पे आप इलेक्शन जीतते हैं। वो कहते हैं पार्टी ले बैठेगी, ये हुकूमत जो है वो माफियाज की फ्रंटमैन है। बिलावल जी बिल्कुल है, और सब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले लोग बीच में बैठे हैं। दे ऑल हैव देयर ओन इंटरेस्ट। जी फतियाना साहब, जी पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं अपने भाई कमरुज़्ज़मान कहरा साहब का और अपनी बहन शाइस्ता मलिक साहिबा का, कि मेरे मतलब बहुत अच्छी सोच रखते हैं और मेरे लिए बहुत परेशान है, तशवीशनाक। बहुत मेहरबानी आपकी कि आपने मुझे अच्छे मशवरे देने की कोशिश की है। लेकिन फिक्र ना करें, इंशाल्लाह अगला इलेक्शन होगा तो कोई ऐसी बात नहीं, आप फिक्र ना करें। और ये कि हकीकत में बाकी सियासत एक तरफ अपनी जगह पे, हम एहतराम करने वाले लोग हैं। हम तो चाहते हैं कि सियासत में रवादारी हो, लिहाज हो,
बुर्दबारी हो और एक सियासत में जमहूरियत और हुकूमत दोनों दो पहिए हैं जमहूरियत के, इसमें यकीनन हम तो यकीनन ज़ाती तौर पर मेरी राय है कि हम तो अपोजिशन के लोगों को साथ लेकर चलें, इनका एहतराम करें। लेकिन आपकी राय सुनता नहीं है कोई फतियाना साहब, या वो क्या है, मतलब कोई इमरान खान साहब तवज्जो नहीं देते, इनको सीरियसली नहीं लेते? नहीं, ऐसी बात यकीन जाने, असल में पता क्या, आपको अंदाजा नहीं है, आप इमरान खान को करीब से नहीं जानते, इतने अच्छे इंसान हैं, वो किसी के मतलब ना नफरत करते हैं, ना गुस्सा करते हैं, ना इंतकामी कार्रवाई करते हैं, इंतहाई दरवेश है। सियासत में अगर कोई दरवेश देखना है, सख्त इंसान जो अल्लाह ताला पे भरोसा करता है और अवाम से, गरीबों से मोहब्बत करता है, तो उसका नाम इमरान खान है। यकीन जाने कतई तौर पर उसने कभी भी नहीं अपनी मीटिंग में कहा कि इंतकामी कार्रवाई की जाए। हमेशा उन्होंने, उनका जमात का नाम ही तहरीक इंसाफ है, इसलिए मुल्क में इंसाफ का बोलबाला देखना चाहते हैं। आप बेफिक्र रहे, कतई तौर पर आपके मतलब भी बहुत अच्छी राय रखते हैं। फतियाना साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, कायरा साहब आप कंक्लूड कर देंगे। वो कहते हैं ना वो मुंतकिमुल मिजाज हैं, इंसाफ पसंद दरवेश सिफत आदमी है, तो ऐसे आदमी को आप क्यों तंग कर रहे हैं? पहली गुजारिश तो ये है कि जो पॉपुलिस्ट होते हैं ना, हीरोज कभी दरवेश नहीं हुआ करते, वो अपनी जात में गुम रहते हैं और वो कहते हैं कि मैंने ये काम किया, मैंने वर्ल्ड कप जीता, मैंने शौकत खाना बनाया, मैं बीमारी का इलाज करा सकता हूँ, मैं मुल्क को ठीक कर सकता हूँ, ये मैं से बाहर निकलते ही नहीं है। तो गुजारिश ये है कि वो कहते हैं मेरे अलावा चॉइस ही कोई नहीं है, इनएविटेबल हूँ। और नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम कहा करते थे ना कि पाकिस्तान के कब्रिस्तान, दुनिया भर के कब्रिस्तान बल्कि भरे में जो लोगों से जो खुद को नागुज़ीर समझते दौर में नागुज़ीर लोगों से कब्रिस्तान भरे पड़े हैं, इनएविटेबल। तो मेरे ख्याल है इनको चाहिए कि अपनी इस बात को करेक्ट करें। और जो बिलावल साहब ने कहा, उन्होंने कहा हमारे ऊपर तो इल्जाम था जी कि फलां बंदा इनका फ्रंटमैन है, फलां इनका फ्रंटमैन है। तो आज सारे जो वो फ्रंटमैन जिनके इल्जाम थे, वो आज मुख्तलिफ माफियाज को रिप्रेजेंट करते हैं। वो दवाइयों का काम निकले तो वजीर आजम की बगल से निकलते हैं, वो तेल का इशू हो तो वजीर आजम की बगल से बैठा हुआ तेल की इंडस्ट्री का बंदा निकलता है, वो शुगर इंडस्ट्री का इशू हो तो वो वजीर आजम की जमात में। आप जरा गौर फरमाइए, इल्जाम है कि जी आसिफ जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की, मियां शरीफ साहब की मिले हैं, शुगर मिले। लगता यूं सारे पाकिस्तान का कारोबार इनके पास है। जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उसमें शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब की फैमिली का जो टोटल शुगर इंडस्ट्री में शेयर है पाकिस्तान में, वो शायद 4.5% के करीब है उनकी टोटल प्रोडक्शन। और जिस तरह इल्जाम जरदारी साहब पे है कि वो उनकी मिले हैं, उस ग्रुप के ऊपर उनका टोटल जो शेयर है वो 1.6% है। जहांगीर तरीन साहब 20%, खुसरो बख्तियार साहब 16%, हुमायूं अख्तर साहब को 10%, इनके अपने ग्रुप के जो लोग हैं उनके को 80% के करीब तो प्रोडक्शन इनकी अपनी है। 5, 5.5 या 6% टोटल दो खानदानों के ऊपर इल्जाम है कि इनकी मिले हैं, वो उनकी प्रोडक्शन है। अब वो सारे पाकिस्तान में एक्सप्लाइटर हैं और बाकी जो इनके पास बैठे हुए हैं जो 80% इनकी बगलों में है, अब वो बेगुनाह है। इसलिए हम कहते हैं कि अब सारे माफियाज इनके पास बैठ गए। हमें तो इल्जाम था कि इनके फ्रंटमैन है, लेकिन अब तो माफियाज के सारे हेड इनके अपने पास है। ठीक, शाइस्ता साहब लास्ट सेंटेंस जी, प्रोग्राम खत्म, वक्त खत्म हो रहा है। बिल्कुल देखिए, मैं बिल्कुल कहूंगी कि न्याजी साहब को जो पीपल्स पार्टी ने भी और PMLN ने भी ऑफर की थी कि आइए मिलके इस मुल्क और कौम को आगे लेके चलें, अल्लाह करे वो अभी भी समझ जाएं, क्योंकि अभी भी वो मुल्क को तबाही के जिस धाने पर ले आए वो अकेले इसको नहीं निकाल सकेंगे। ठीक, तो लेकिन ठीक उनकी मर्जी है। ठीक, शाइस्ता साहब, कमर जमान, कायरा साहब, रियाज फतियाना साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।